चलिए आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता की और संवैधानिक विकास में आज हमारा एक और प्रगतिशील कदम होगा। आज हम आपको क्रिप्स मिशन के विषय में पढ़ाएंगे। क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने पर किस तरह से भारत में एक आंदोलन की उत्पत्ति हुई वह समझेंगे। फिर इसी दौरान जो एक राजनीतिक डेडलॉक बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए किस तरह से राजगोपालाचारी अपना फॉर्मूला देंगे और एक अंडर कवर लेवल पर एक सीक्रेट मीटिंग के तौर पर भूला भाई देसाई और लियाकत अली ख़ान के बीच में देसाई लियाकत पैक्ट होगा, इसे भी हम समझेंगे। आज का लेक्चर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। संविधान में आज हमारे बहुत ही डिफरेंट व्यूज़ एक्सप्रेस होते हैं। उन व्यूज़ को समझने के लिए यदि आपको यह सारे के सारे डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स क्लियर हो गए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंट पोजीशन को बहुत बेटर समझ पाएंगे। फिर यदि भारत की राजनीति की आज की दिशा, आज की समय में हम बात करें तो एक लंबी कंट्रोवर्सी चली जम्मू कश्मीर के स्टेटस को लेकर के। आज भी आप देखें भारत पाकिस्तान के संबंधों में किस तरह का एक ऑलवेज़ कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन बनी रहती है। इसको बेटर वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन वर्षों में, ये जो समय अब हम पढ़ रहे हैं, इन वर्षों में हो रहे राजनीतिक विकास को समझ करके। तो उसी दिशा में हम आपको हर चीज़ बेहतर वे में समझाएंगे। हम आपको ब्रिटिशर्स का रोल क्लियर करेंगे। ऑलवेज़ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन समाज के सामने रखा गया है। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा बहुत गया है। फिर इतिहास हमने स्निपेट्स में पढ़ लिया, कहीं से मोबाइल पे एक स्निपेट आ गया या उसके पहले कहीं किसी मैगज़ीन में छप गया या किसी से रेलगाड़ी या पान की दुकान के किनारे खड़े होकर सुन लिया, उसको हमने इतिहास मान लिया। इतिहास एक शोध का आधार है और शोध इतनी निरर्थक सी नहीं हो सकती। तो उसमें आप अक्सर सुनेंगे कि अंग्रेज तो भारत का बंटवारा कराना ही नहीं चाहते थे, ये तो भारत था और पाकिस्तान था जो बंटवारा चाहता था। हाँ, बंटवारा हुआ है, यकीनन ही कोई चाहता होगा तो बंटवारा हुआ, लेकिन क्या अंग्रेज बंटवारा नहीं होने देना चाहते थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ आता है आपको जब आप गहन अध्ययन करते हैं चीज़ों का, जब आप डीप रिसर्च करते हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या स्टेटस रहा है ब्रिटिशर्स का हमेशा। और मेरे कल के लेक्चर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पहले मैंने जो कम्युनलिज्म के फेज़ 1 और फेज़ 2 कराए हैं, उनमें भी ये क्लियर होता है कि ब्रिटिशर्स का एक स्टैंड क्या रहा है। वो फैसिलिटेटर रहे हैं, वो मोटिवेटर रहे हैं, वो इनफैक्ट इंस्टिगेटर रहे हैं कि पार्टीशन हो। उन्होंने ये रोल प्ले किया। हाँ, एग्जीक्यूटर जो रहे हैं वो प्लेयर ही रहे हैं। प्लेयर्स मुस्लिम लीग के भी रहे हैं और प्लेयर भारत की तरफ से भी रहे हैं। तो इस तरह से एग्जीक्यूटर रहे हैं ये, लेकिन फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, इंस्टिगेटर ब्रिटिशर्स थे, वो ज़रूरी है समझना। चलिए शुरुआत क्रिप्स मिशन से करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 लग चुकी थी। सितंबर 1939 की कहानी है। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को बिना भारतीय राजनेताओं की, भारतीय जनता की इच्छा के भारत को वर्ल्ड वार 2 में शामिल कर लिया। इसके बाद कई कुछ हुआ। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया, 2 घटनाएं बड़ी हुई। एक गवर्नर जनरल का 8 अगस्त 1940 का ऑफ़र और दूसरी उसके ऑपोजिशन में इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये सब चलता रहा। फाइनली बारदौली सेशन में दिसंबर 1941 में कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह ख़त्म कर दिया। अब यहीं से ग्राउंड्स प्रिपेयर हो गई थी क्रिप्स मिशन की। तो क्या है ग्राउंड्स क्रिप्स मिशन की इस समय तक? वर्ल्ड वार 2 में मैंने आपको बताया था कि 2 पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइड पावर एंड एक्सेस पावर। अलाइड पावर के तौर पर हमने देखा था कि मेनली यूके एक पावर के तौर पर था, फ्रांस एक पावर के तौर पर था, और फिर इसमें एंट्री यूएसए की भी हुई और फिर इसमें एंट्री यूएसएसआर की भी हुई। तो ये तो अलाइड पावर्स थे। इनके सामने हमने देखा एक्सेस पावर काम कर रही थी। एक्सेस पावर में मेन जर्मनी था, जर्मनी के साथ जापान था और इटली था। अब ऐसे में मेन हम जब बात कर रहे हैं यूके
एंड जर्मनी। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो जर्मनी तेज़ी से यूरोपियन एरियाज़ को कंट्रोल करते चला जा रहा था। वेस्ट यूरोप कंट्रोल में कर लिया, ईस्ट की तरफ गया, तो फिर 22 जून 1941 को अटैक कर दिया गया यूएसएसआर के ऊपर, यानी कि रशिया के ऊपर। ऐसे में जापान ने जब अपने आप को स्पीड अप किया, तो हमने पढ़ा था कि जापान ने तेज़ी से ईस्ट में जो यूके यानी कि ब्रिटेन की कॉलोनीज़ हैं, उन कॉलोनीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया। उनमें फिलीपींस आ गया, हांगकांग अपने पास ले लिया, इंडो चाइना जैसे कि वियतनाम अपने पास ले लिया, सिंगापुर कैसल अपने पास ले लिया, और फाइनली सबसे बड़ी घटना बर्मा का रंगून। मार्च 1942 को रंगून किन के पास चला गया? जापान के पास। और रंगून किसका हिस्सा है? बर्मा। और बर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अगर ये भारत है तो म्यांमार, बर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। क्यों? भारत का ही हिस्सा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1936 के अराउंड इसे भारत से अलग किया गया। तो रंगून जब कब्जा कर लिया तो फिर भारत के सामने खतरा मंडरा रहा है। ये मार्च 1942 की घटना हुई। लेकिन इसके पहले ही अगर हम दिसंबर 1941 तक आते हैं, तो दिसंबर 1941 तक आते आते इंडिविजुअल सत्याग्रह, चलो दिल्ली मूवमेंट के तौर पर काफ़ी बड़े पैमाने पर चलो दिल्ली मूवमेंट के प्रोटेस्टर्स, सत्याग्रहियों के अरेस्ट हो चुके थे। फिर लगातार जापान का भारत की ओर बढ़ते चले जाना और जर्मनी का यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन को मात देते चले जाना, एक तरह से इंडियन नेशनलिस्ट के सामने भी सवाल था कि कहीं ये फासिस्ट नाजी पावर्स इंडिया पे अटैक करके इंडिया को ओवररन ना कर दें। इसके लिए एटलीस्ट इस समय में भी हमें एक एफर्ट करना चाहिए कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशंस करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और वार एफर्ट्स में हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये इनके मन में भी था। तो दिसंबर 1941 आते आते जापान के इस एडवांस स्टेटस को ऑब्जर्व करते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे स्वतंत्रताकारियों के भी दिमाग में यह है कि हमें वार एफर्ट्स में अंग्रेज़ों का समर्थन कर देना चाहिए यदि वह हमारी शर्तों को मानते हैं, क्योंकि यह फार बेटर है एज़ कम्पेयर टू नाजी फासी फोर्सेस के एडवांस होने से। इसी समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 दिसंबर ऑनवर्ड्स जापान ने अमेरिकन फ्लीट जो पर्ल हार्बर पे स्टेशन्ड थी उस पर हवाई हमला कर दिया था। यह भी पूरे विश्व को हिला देने वाली घटना थी, दिसंबर 1941 की, दिसंबर 1941 की। अब एक समय ऐसा बन चुका है कि जापान तेज़ी से एशियाई क्षेत्रों में और पैसिफिक रीजन में फैल रहा है। जर्मनी तेज़ी से यूरोपीय कॉन्टिनेंट के ऊपर फैलता चला जा रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के ऊपर दबाव है कि इंडिया के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डील क्रैक की जाए, उसे एक कॉम्प्रोमाइज़री ग्राउंड पे लाया जाए, ताकि हम एक लेवल पर इस एडवांसमेंट को रोक सकें। जापान और जर्मनी की फासीवादियों को, नाजीवादियों को रोका जा सके। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का दबाव बहुत ज़बरदस्त था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल के ऊपर। साथ ही साथ उस समय के चाइनीज़ प्रीमियर या प्रेसिडेंट चियांग काई शेक, इनका दबाव भी था कि तेज़ी से आप बातचीत के दौर को आगे बढ़ाइए, भारत के साथ परिस्थितियों को सुगम करिए। इसी तरह से ब्रिटेन की लेबर पार्टी का भी विंसेंट चर्चिल के ऊपर दबाव था कि आप बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हुए डेडलॉक को ख़त्म करिए। तो लेबर पार्टी, अमेरिकन, चाइनीज़, इन प्रेशर्स के तहत आकर के उस समय की ब्रिटिश कोलिशन की गवर्नमेंट, जिसमें लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल तीनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं, विंसेंट चर्चिल के पास अब कोई और आधार नहीं बचता कि वो भारत से बातचीत आगे ना बढ़ाए। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये भी था कि ब्रिटेन भयभीत था इस बात से कि क्योंकि हमारे हारने का कारण इंडो पैसिफिक, जब मैं इंडो पैसिफिक कह रहा हूँ तो इंडियन ओशियन, इस इंडिया पैसिफिक रीजन में हमारी जो कॉलोनीज़ हैं, इन कॉलोनीज़ का के ऊपर जापान का कब्जा होने का एक कारण ये है कि यहाँ पर जो पॉपुलर सपोर्ट है वो हमारे पास नहीं था। लोग कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे, एंटी कैपिटलिस्ट उनकी सोच थी। यह कारण है कि हमारे पास जन समर्थन नहीं था, इस वजह से हम वहाँ पर जापान के द्वारा हरा दिए गए हैं। ऐसे में यदि यह भारत में भी रिपीट होता है तो भारत एक बहुत बड़ी कॉलोनी है,
एक अच्छी खासी सेना हमारे वहाँ पर है, रिसोर्सेज हैं हमारे वहाँ पर। भारत अगर चला गया तो इंडियन ओशन पे मेन जो कंट्रोल है हमारा वो जाता रहेगा। इसके तहत भारत में भी वही माहौल चल रहा है जो अदर साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनी में चल रहा था, और वो ये कि बड़ी पार्टी जिसके पास बड़ा जन समर्थन है वो हमारे साथ नहीं है। यकीनन ही मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास जन आधार बड़ा है, वह हमारे साथ होनी ज़रूरी है। इसके लिए ये दूसरी उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ रही थी कि वो इस तरह का कोई भी रिफॉर्म प्रपोज़ल फर्दर दें। और तीसरी चीज़ कि इंडियन नेशनलिस्ट लीडर भी ये चाह रहे थे कि इस समय में अब किसी तरह से बातचीत के दौर को फिर से आगे बढ़ाया जाए और जो एडवांसमेंट जापान का हो रहा है इसे एक लेवल पर बॉर्डर रीजन पे रोक दिया जाए। तो ये कुछ बैकग्राउंड परिस्थितियाँ एग्जिस्ट कर गई उस समय में, जिसके तहत भारत से बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है। इसी बातचीत के तहत अब 1942 में मार्च महीने में तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा? देखिए, ब्रिटेन निर्णय ले रहा है युद्ध के, तो ब्रिटेन में जब युद्ध के निर्णय लिए जाते होंगे तो ब्रिटेन की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसमें कोई ना कोई वॉर के निर्णय लेने के लिए कैबिनेट बनाया होगा, उसे वॉर कैबिनेट कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कहीं पर भी अगर यह शब्द पढ़ें वॉर कैबिनेट तो कंफ्यूज ना हो। तो ब्रिटेन की इस वॉर कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम इंडिया के लिए अब एक स्कीम डिवाइस करने जा रहे हैं जो एक तरह से इंडिया के सेल्फ गवर्नमेंट के फाइनल गोल की रियलाइजेशन की स्कीम है। तो हमारी तरफ से हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा जो एक फाइनल गोल है वो ये है इंडिया के लिए कि इंडिया अपनी सेल्फ गवर्नमेंट रियलाइज़ करेगा। ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं और ये हमारी तरफ से अब अंतिम चीज़ है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको लेकर के जाने का काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स को। तो सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स, इनको भारत भेजा जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये उस समय में विंसेंट चर्चिल की कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। ये वहाँ की पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस हैं, हाउस ऑफ द कॉमन्स के, तो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लॉर्ड प्रिवी सील भी हैं, तो लॉर्ड प्रिवी सील भी हैं। हाउस ऑफ द कॉमन के लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और इनके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी जुड़ी हैं। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये कांग्रेस और भारत की नेशनल मूवमेंट के साथ एक इंक्लिनेशन रखते हैं। 1938 में नेहरू लंदन गए थे। उस समय में ही ऐसा कहा जाता है कि क्रिप्स और नेहरू ने मिलकर के प्लान बनाया था कि आगे भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में क्या कदम और उठाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के प्रोसेस में। इसके अलावा 1939 में दिसंबर में स्टैफर्ड क्रिप्स भारत पहले आ चुके थे और उस दौरान ऐसा कहा जाता है ये गांधी जी के बहुत फ़ैन थे। इन्होंने खादी भी पहनी थी गांधी जी के साथ मिलकर के, और इन्होंने उस वक़्त में यह भी कहा था कि भारत का बंटवारा मैं नहीं चाहता हूँ। और उस समय में इनका कहना ये था कि 24 करोड़ हिंदुओं की इच्छाओं को 9 करोड़ मुस्लिमों के लिए ताक पे नहीं रखा जा सकता, तो मैं बंटवारा नहीं चाहता। ऐसे इनके ऊपर आरोप मुस्लिम लीग लगाएगी कि ये तो पहले से ही प्रो कांग्रेस थे। 1940 से 1942 तक, 1940 से 1942 तक ये यूएसएसआर में थे। ये यूएसएसआर में एज एन एम्बेसडर काम कर रहे थे। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यानी कि सोशलिस्ट नेशन की वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन वर्ल्ड के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो वर्ल्ड वार की परिस्थिति है इसमें सोवियत वर्ल्ड नाजीवाद और फासीवाद के खिलाफ ब्रिटेन के साथ और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ आए। तो इसके लिए एज ए सोशलिस्ट ये 2 साल वहाँ पर रहे हैं एज एन एम्बेसडर। तो ये सोशलिस्ट ब्रांच से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि इन्होंने 2 साल सोवियत यूनियन में काम किया, और ये सोवियत यूनियन में एज ए वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ ये सक्सेसफुल रहे हैं, और सोवियत यूनियन को ये वेस्टर्न नेशंस के क्लोज लेकर के और उनके अलाय के तौर पर डेवलप करने के लिए माने गए हैं। ऐसे में इन्हें भारत आना था। भारतीय कांग्रेस के साथ इनकी नज़दीकी, भारतीय नेताओं के साथ इनकी अफिनिटी, नेशनल मूवमेंट के प्रति इनकी एक इंक्लिनेशन, सोशलिस्ट कंसेप्ट और लेबर पार्टी के रूप में ये जाने जाने वाले नेता,
काफ़ी कद्दावर छवि थी इनकी स्टैफर्ड क्रिप्स की, काफ़ी फ्रेंडली पर्सन थे। इनको भारत भेजा गया और भारत भेजने का उद्देश्य यही था कि विंस्टन चर्चिल उस समय ये कहते हैं कि मेरे द्वारा यह सारा का सारा रेजोल्यूशन तैयार कर लिया गया भारत के लिए, लेकिन अब मैं यह चाहता हूँ कि इमीडिएटली मैं अपनी तरफ से मैं अपने एक ऐसे नुमाइंदे को भारत भेजूँ जो पूरी तरह से इस बात को पुख्ता कर ले, अपनी निजी संतुष्टि वहाँ जा कर के कर ले कि हाँ सही मायने में अब हमें पूर्णतः भारतीय सभी कम्युनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन आगे मिलने वाला है। ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन आप करेंगे वहाँ जा कर के। इसी उद्देश्य से स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाएगा। 12 मार्च को इनकी यात्रा वहाँ से शुरू होनी है। ऐसा कहा जाता है कि 22 मार्च को ये भारत में अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। जब ये भारत आए हैं, भारत आने के बाद इन्हें सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके लीडर्स के साथ मिलना था। इनफैक्ट प्रिंसली स्टेट्स के साथ भी इन्हें बातचीत करनी थी। सबसे पहले शुरुआती तौर पे इन्होंने आकर के लॉर्ड लिंगलिथगो के साथ ये बातचीत की। उसके बाद जो लॉर्ड लिंगलिथगो की उस समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके सामने अपना प्रपोजल रखा। कांग्रेस की तरफ से इनसे मिलने के लिए जो मेंबर चुने गए थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना कलाम आज़ाद थे। इन्हीं के द्वारा कांग्रेस के बिहाफ पे इनसे बातचीत करनी थी। बातचीत के दौर लंबे चलते रहे, सभी के साथ डिस्कशंस और बातचीत हुई। फाइनली 29 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इन्होंने अपना ड्राफ्ट डिक्लेरेशन जो ब्रिटेन ने भेजा है भारत के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए, वो जनता के बीच रख दिया, मीडिया के बीच रख दिया सारी चीज़ों के तहत। यह बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इस बात को पहले ही मान रही थी कि इसमें फर्दर कोई एडवांसमेंट ला करके नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन में बातचीत के दौर में अपनी इंक्लूजन को एक्सेप्ट किया। कारण यह था कि कांग्रेस ये जानना चाहती थी कि देखा जाए कि अंग्रेज़ों के दिमाग में क्या चल रहा है भारत की परिस्थिति को लेकर के। ऐसे में अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि 29 मार्च को जो प्रपोजल्स यहाँ पर दिए गए, जो छपे हैं अखबारों में, वो प्रपोजल क्या थे और ये अगस्त ऑफर से क्यों अलग था, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन एक अच्छा व खासा एडवांसमेंट था पुरानी स्टेजेस से। अब हर बारीकी को, हर चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है ताकि प्रपोजल कभी भी रट्टा ना मारने पड़े और आप फंस ना जाएं किसी भी चीज़ के ऊपर। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्रिप्स मिशन के बारे में ये कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन ने पहली बार यह माना कि डोमिनियन स्टेटस इंडियंस का राइट है। तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डोमिनियन स्टेटस को इंडियंस का राइट एक्नॉलेज करके यहाँ पर पेश किया गया। तो अब तक अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई, उन पॉलिसीज़ में डोमिनियन स्टेटस को एज अ राइट प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। यह कहा गया था कि भाई डोमिनियन स्टेटस देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अब यह कहा गया कि भाई एक अधिकार बनता है और डोमिनियन स्टेटस अधिकार के तौर पर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये डोमिनियन स्टेटस बहुत यूनिक रहेगा। इस डोमिनियन स्टेटस में एक चीज़ साथ में दी गई कि डोमिनियन स्टेटस विद राइट टू ससीड। जो मांग कभी कांग्रेस कर रही थी, वो मांग इसमें एक लेवल पे स्वीकार हुई कि आपको डोमिनियन स्टेटस विद राइट टू ससीड दिया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में कुछ शर्तें इसमें रखी जाएंगी। उन शर्तों का पालन यदि हो जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में जैसे इस तरह से शर्तें रखी जा सकती थी, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस अभी निर्धारित होनी थी। शर्तें ऐसी रखी जा सकती थी कि जो लेजिस्लेचर बनेगी, उस लेजिस्लेचर में इतने % मेजॉरिटी के साथ यदि रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर भारत कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटेन से या कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश नेशन से सिसीड कर जाएगा और एक फुली सोवरेन नेशन बन जाएगा। तो भविष्य में भारत खुद को कॉमनवेल्थ से अलग करके फुली सोवरेन नेशन बन सकता है। उसका घोतक, उसका प्रमाण यह राइट टू सिसीड का क्लॉज था और डोमिनियन स्टेटस भारत को मिला है। ये बड़ी बात है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि भारत अब आज के बाद से एक डोमिनियन स्टेटस क्रिएट करेगा, जो डोमिनियन स्टेटस एसोसिएटेड होगा यूके के साथ और बाकी की डोमिनियन के साथ, और यूके के साथ और बाकी की डोमिनियन के साथ एसोसिएटेड होते हुए इन सब का एक कॉमन एलिगेंस रहेगा टुवर्ड्स द क्राउन। तो जो स्टेटस बाकी कॉलोनीज़ का है, जो स्टेटस यूके का है, वही स्टेटस भारत का हो जाएगा क्राउन को लेके। तो क्राउन अब यहाँ पर एक बॉडी के तौर पर एग्जिस्ट कर जाएगा
और यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि ये तो हो गया क्राउन। अब आपको कैसे क्राउन बनाने आते हैं तो आप देखें। इस क्राउन के प्रति अब यहाँ पर आपको समझना है यूके, इंडिया और अदर कॉलोनीज जितनी भी हैं, ये सभी इनकी कॉमन एलिगेंस, स्वामी भक्ति हो गई है क्राउन के प्रति। तो फिर ये स्टेटस वाइज एट पार आ गए ना, इनका स्टेटस तुल्य समान हो गया ना, बराबर हो गया ना। तो तुल्यता प्रदान कर दी गई भारत को बाकी कॉलोनियों के मुकाबले और यूके के बराबर ला करके खड़ा कर दिया गया। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन हो गया भी है, ना ब्रिटेन ऊपर है ना इंडिया नीचे है, बराबर हो जाएंगे आप, ये माना गया। क्राउन की नज़र में सब बराबर है। आई बात समझ में? वो बात अलग है कि क्राउन की सीट वहाँ पर है तो उसको थोड़ी बहुत सुपीरियरिटी रहेगी, लेकिन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब ही ये होता है कि हम सब अब कॉमनवेल्थ तुल्य हो चुके हैं। ऐसे में आपको यकीनन ही एक अधिकार मिल जाता है। वो कौन सा अधिकार? कि आपके पास ये जो डोमिनियन स्टेटस हम इस बार देने जा रहे हैं, इसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फुल सॉवरेनिटी है, क्योंकि आपको तुल्यता प्रदान कर दी गई है, बराबरी प्रदान कर दी गई है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी आपकी पूरी है, मतलब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपने दम पर इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट होने की आज़ादी है, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल सॉवरेनिटी है अब आपकी। राइट टू सेसीड है, भविष्य में जाकर के इस कॉमनवेल्थ से अलग होना चाहते हैं, डिलीट हो जाएंगे, उसके लिए कुछ शर्तें होंगी, वो शर्तों की आप पूर्ति कर देना। डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर मतलब है कि बराबरी, कि आप एसोसिएटेड रहेंगे विद द क्राउन लाइक द अदर कॉलोनीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, लाइक द यूके। तो इस तरह से आप एक नेशन का दर्जा पा जाएंगे। ये पहला क्लॉज यहाँ पर रखा गया। आई बात समझ में? इसमें कोई संदेह? दूसरा क्लॉज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वॉर एंड हो जाएगी, ये डोमिनियन स्टेटस भी एग्जिस्टेंस में आएगा वॉर एंड होने के बाद। जब वॉर एंड हो जाएगी, उसके एंड होने पर आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को दी जाएगी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। याद रखिएगा, ये आपको प्रावधान अगस्त ऑफर जैसे लग रहे होंगे, लेकिन फ़र्क भी साथ ही बता देता हूँ। अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, लेकिन आप एक बात याद रखिए, उसमें एक्सटर्नल इंटरनल सॉवरेनिटी का जिक्र नहीं था, उसमें राइट टू सेसीड का जिक्र नहीं था, उसमें कॉमन एलिगेंस टू द क्राउन का ऐसा जिक्र नहीं था। ये एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट था डोमिनियन स्टेटस का, ये क्लियर कट था, ये स्टेटस क्लियर है, और यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस को राइट कहा गया है। सेकेंड एस्पेक्ट, अगस्त ऑफर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र था, लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा गया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जिसमें मेनली इंडियन इन्वॉल्व होंगे, यानी कि प्रमुखता भारतीय होंगे। लेकिन इस बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र यहाँ पर क्रिप्स मिशन ने किया है, इसमें मेनली की वर्ड सोलली है, वर्ड मेनली नहीं है, मुख्यतः भारतीय नहीं है, वर्ड सोलली है, यानी कि केवल भारतीय, केवल भारतीय, कोई अफसरशाही नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, केवल भारतीयों के द्वारा, नॉट मेनली। अब एक संविधान सभा बनेगी जब युद्ध खत्म हो जाएगा, और वो संविधान सभा संविधान बनाने का काम करेगी। तो अगस्त ऑफर से ये इस तरह से वेरी कर गया। और दूसरी बात, अगस्त ऑफर में रोड मैप या प्रोसीजर क्लियर नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रॉपर कैसी होगी। ऐसा कह दिया गया था प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर हो जाएंगे, उसके अलावा कांग्रेस के भी मेंबर होंगे, माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम लीग के भी मेंबर होंगे, सबको एक हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्लैरिटी रखी गई, क्लैरिटी ये रखी गई कि इसमें जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं उनके मेंबर होंगे, तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के मेंबर होंगे, और प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के मेंबर इलेक्टेड होंगे, और उन्हें इलेक्ट करने का काम करेंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग 1937 में चुनाव हो के प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर्स बनी हैं, उन लेजिस्लेचर्स में जिनमें तो सिंगल है, यूनिकैमरल है, ठीक है, जिनमें बाय कैमरल है, लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्ट करके, वोट करके उन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से मेंबर इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे। मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके मेंबर अपनी अपनी प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर चुन करके भेजेंगे। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में तो ये होगा।
तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर चुनाव के माध्यम से आएंगे। चुनाव यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, चुनाव इनडायरेक्ट है। ये मैं आपको पहले भी बता दूं कि फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान जो आगे जा करके 1946 में आएगा उसमें भी चुनाव इनडायरेक्ट ही होंगे, क्योंकि समय की सीमा है, फिर अरेंजमेंट की कमी है। इतने बड़े देश में डायरेक्ट इलेक्शन करा पाना, 30 करोड़ से ऊपर जनसंख्या, वो इतना आसान भी नहीं था। ऐसे में इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है। मुद्दे की बात यह है कि सपोज़ कर लीजिए यहाँ पर कि आप मद्रास प्रोविंस है और उस मद्रास प्रोविंस में 1935 के एक्ट के मुताबिक 1937 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो बनी होगी। उस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड जो मेंबर उसमें हैं वो लोग वोट डालेंगे और वो वोट डाल करके इस मेंबर को अपनी ही प्रोविंस से इलेक्ट करके असेंबली में भेजेंगे। इस तरह से सभी प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अपनी अपनी प्रोविंस से कैंडिडेट्स को वोट डाल करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे। ये फॉर्मूला ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए तो बन गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे। प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर नॉमिनेट होकर के आएंगे, प्रिंसली स्टेट्स उन्हें नॉमिनेट करके भेजेगा। ये बात क्लियर हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश सरकार स्वीकृति देगी और इसे अप्लाई कर देगी, लागू कर देगी, 2 शर्तों के साथ। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश सरकार मान्यता देगी, उसे अप्लाई कर देगी 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त इस बात की कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट किस बात का होगा? ट्रांसफ़र ऑफ पावर को लेकर के। सत्ता डोमिनियन स्टेटस दिया है तो डोमिनियन सरकार बन जाएगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर बनेगी, सब कुछ होगा। उसके लिए ब्रिटिशर्स को चाबी तो देनी पड़ेगी, भारतीयों को तो पावर तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि ये डोमिनियन स्टेटस की सरकार कैसे चलेगी? संविधान से, संविधान के मुताबिक ही चलेगी ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुकाबले तो के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगी। और इसके लिए यह कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेज स्वीकार करेंगे और लागू करेंगे भारत पे। इसको स्वीकार करके लागू करने की 2 शर्तें उन्होंने रखी। पहली शर्त ये रखी कि सबसे पहली चीज़ कि जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर आपको हम करेंगे, उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर में हम अग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, और वो अग्रीमेंट के तहत हम इस बात को सेफगार्ड और सिक्योर करेंगे कि कंट्री में रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। ये पहला हमारा शर्त रहेगी जब हम आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेंगे उस अग्रीमेंट में। ये दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, इसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन यदि किसी भी एग्जिस्टेंट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को या प्रिंसली स्टेट को मान्य नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, तो वो इसे ना मानने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। वो ब्रिटिश इंडियन एग्जिस्टिंग प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसी के मुताबिक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अंग्रेज़ों के साथ करार कर लेंगे सर्वाइवल का, उन्हें हम जिंदा रखेंगे। और या अगर 1, 2 या 3 या ज़्यादा जितनी भी प्रोविंसेस आपस में एक और नई यूनियन बना लेना चाहती हैं, वह यूनियन भी अपने लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना रही हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ब्रिटिश वही मान्यता देंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को देंगे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। बात समझ में आ गई? सपोज करिए अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यह भारत है और भारत में ABCDEFGHIJKLMN, मान लीजिए ये सारी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब ऐसे में एक इंडियन यूनियन बनेगी। इंडियन यूनियन मतलब बनने का मतलब कि वो इंडियन यूनियन जो बनेगी उसका स्टेटस डोमिनियन होगा, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि ये इंडियन यूनियन रन होगी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। सब कुछ बहुत हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब यहाँ पर 2 शर्तें लगा दी गई हैं। पहली शर्त माइनॉरिटी वाली लगा दी गई है कि हम सेफगार्ड करना चाहते हैं माइनॉरिटी जो कि रेशियल और रिलीजियस हैं उनके इंटरेस्ट को। अगर उनका इंटरेस्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी क्लॉज में हार्म होता है
तो उसे हम स्वीकृति नहीं देंगे, तो फिर हम जो अग्रीमेंट आपके साथ करेंगे जिसके तहत हम आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने वाले हैं, वो अग्रीमेंट में फिर समस्या आ जाएगी, हम आपको पहले ही बता दें। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग, इनमें से कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस या कोई प्रिंसली स्टेट इस यूनियन से बाहर आना चाहता है, जैसे यहाँ पर ए और ई ने बोला कि हम नहीं आना चाहते इस स्कीम के, इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इनको अकेले ए या अकेले बी अपना प्रेजेंट स्टेटस मेंटेन रख सकते हैं। तो ये ए इंडिविजुअली ब्रिटिशर्स के साथ करार कर लेगा और अपना प्रेजेंट स्टेटस मेंटेन रखेगा, या तो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ले अपनी प्रोविंस का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चलता रहे। तो इसका भी स्टेटस वही और वही रुतबा हो जाएगा जो इस बाकी बची पूरी की पूरी यूनियन का है। तो यह ए भी अकेला क्राउन के प्रति एलिगेंस रखेगा, और यह ए भी अकेला डोमिनियन स्टेटस के तहत इंडिया, अदर कॉलोनीज, इन सबके समकक्ष खड़ा होगा। और अगर ए आ गया है, बी आ गया है, ए बी आकर के दोनों मिलकर के एक यूनियन बना करके अपने आप को एग्जिस्टिंग स्टेटस में रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो भी ऐसा कर सकते हैं। इनका स्टेटस इस बाकी की पूरी यूनियन के बराबर का काउंट होगा। तो ये क्लॉज इन्होंने दे दिया। एक तरह से यह क्रिप्स मिशन ही था जिसने डायरेक्टली नहीं, एक्सप्लिसिटली नहीं, अनइक्विवोकल नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली और बैकडोर वे में भारत के पार्टीशन का आधार तैयार कर दिया, भारत के बंटवारे। और आप सब और हम ये कहते हैं कि अंग्रेज भारत को बांटना नहीं चाहते थे, तो ये बांटना नहीं चाहते तो ये क्या था? आपने सरेआम कह दिया कि हम सोलली इंडियंस के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के देश आधार पर वो इंडियन यूनियन चलेगा, और वो इंडियन यूनियन जो है उसका स्टेटस ब्रिटिश क्राउन के अंडर डोमिनियन रहेगा। चलो ये तक तो ठीक था, लेकिन फिर आपने कहा कि अब इस इंडियन यूनियन को ताकत किससे मिलनी है? उनसे जिनके पास अभी ताकत है। ताकत अंग्रेज के पास है। तो अंग्रेज बोलता है कि मैं ताकत आपको ट्रांसफ़र करूँगा, शर्तें दो हैं। एक तो रेशियली, रिलीजियसली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका इंटरेस्ट मेरे को सेफगार्ड देखना है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वायलेंस तो नहीं, तो एक अग्रीमेंट करते हुए वो देखूंगा। और दूसरा अग्रीमेंट में ये क्लॉज रखा जाएगा कि कोई भी एग्जिस्टिंग, इस समय के नक्शे पे कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रिटिश प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट अगर इस नई स्कीम, इस क्रिप्स मिशन के द्वारा दी गई स्कीम्स के तहत जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई या उसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें नहीं कवर होना चाहता है, तो वो अपने आप को इस स्कीम से अलग करके अपना प्रेजेंट स्टेटस मेंटेन रख सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, और उसको भी हम पूरी मान्यता देंगे उसी तरह से। मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, अगर वो मानना चाहता है। अगर वो मेहनत करके नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है, बना ले, मुद्दे की बात है, स्टेटस उसका भी डोमिनियन हो जाएगा, वो आपसे अलग हो जाएगा, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। तो राइट टू सिसीड दे दिया गया, राइट टू सिसीड दे दिया गया प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स को। जहां राइट टू सिसीड पूरी की पूरी इंडियन यूनियन को दिया गया अंग्रेजों से, वहीं राइट टू सिसीड इस इंडियन यूनियन से भी दे दिया गया किसी भी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को या प्रिंसली स्टेट्स को या इनके बने हुए किसी यूनियन को। तो एक तरह से पार्टीशन का तो रास्ता आपने पूरा खोल के रख दिया। आई बात समझ में? तो ये क्यों दिया गया कि इनको पता है कि फिर जब ये क्लॉज दे दिया है तो मामला अब आगे बढ़ना ही नहीं है। ये बात आप ध्यान से मान करके चलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेच था इस क्रिप्स मिशन में, जिसे हमने समझना ज़रूरी था। इसके अलावा इन्होंने क्या प्रोविज़न किया यहाँ पर? इसके अलावा प्रोविज़न यहाँ पर यह कर दिया गया है कि अब मान लीजिए, सपोज़ करिए कि कोई किसी तरह की कोई प्रोविंस है, वो उस समय के लिए उस स्कीम में शामिल नहीं है। पहली बात, उसने खुद को अलग रखने की बात की है, तो अब वो वापस से आना चाहती है स्कीम में, उस इंडियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहती है, तो उसमें एक क्लॉज राइट टू एक्सेशन का भी है कि आप सिसीड भी कर सकते हैं, एक्सीड भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो सिसीड, एक्सीड दोनों क्लॉजेज यहाँ पर आपने एग्जिस्टेंस में ला करके रखे हैं। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। इसके अलावा जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए
डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर पूरी तरह से गवर्नर जनरल के ही हाथ में रहेगा। बाकी सारे के सारे मिनिस्ट्रीज अभी के लिए एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और उस अंतरिम सरकार में तकरीबन सारे पोर्टफोलियोज आप भारतीयों को हम दे देंगे, लेकिन डिफेंस मेनली गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा और गवर्नर जनरल ही युद्ध खत्म होने तक सुप्रीम पावर के तौर पर काम करेगा। ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा क्रिप्स मिशन के रिकमेंडेशंस थे, प्रपोजल्स थे। अब इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन आया? सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन स्वीकार नहीं किया गया। क्रिप्स मिशन में हर किसी को खुश रखने की बात थी। यहाँ पर आप देखें मुस्लिम लीग को खुश रखा गया है, कैसे मैं बताऊँगा, कांग्रेस को, लिबरल्स को और माइनॉरिटीज़ को, लेकिन कहीं पर भी कोई भी खुश नहीं हुआ। सभी ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 4 अप्रैल 1942 को ही गांधी जी ने क्रिप्स को ये कह दिया था कि आपको वापस चले जाना चाहिए यहाँ से। उसके बाद 12 अप्रैल 1942 को फाइनली स्टैफर्ड क्रिप्स भारत से चले गए। क्या आरोप हैं क्रिप्स मिशन को लेकर के? ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल किसी भी तरह से क्रिप्स मिशन को सक्सेसफुल होने ही नहीं देना चाहते थे। उनको इस बात का अंदर खाते डर था कि मैं कंजर्वेटिव फैक्शन से बिलोंग करता हूं और सही मायने में ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स है ये लेबर फैक्शन से बिलोंग करता है। ऑलरेडी इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रेंथन हो गई है। 2 साल यूएसएसआर में लगाने की वजह से इसने एक इम्पॉर्टेंट बार्गेनिंग रीच करा दी वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएसएसआर के बीच में, जो पॉसिबल नहीं था। अब ऐसे में अगर इसने इंडिया की पोजीशन भी सॉल्व कर दी तो फिर नेचुरली ये मेरा कंटेंडर है इंग्लैंड में, ऐसा कहा जाता है, वहाँ के अखबार ये छापते थे। दूसरी बात, भारत में जो वाइसरॉय हैं उस समय, जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिंगलिथगो, वो स्ट्रांगली कंजर्वेटिव फैक्शन से बिलोंग करते हैं। विंस्टन चर्चिल के हैंड पिक्ड पर्सन हैं। उनके द्वारा ज़बरदस्त ढंग से यह कहा जा रहा था विंस्टन चर्चिल को कि कांग्रेस के साथ हमें फर्दर कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए, जो हमने अब तक ऑफर कर दिया वो बहुत है, हमें स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए जस का तस। ऐसे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में लॉर्ड लिंगलिथगो के द्वारा जैसे ही क्रिप्स मिशन पढ़ा गया, जैसे ही क्रिप्स मिशन ने उनको अपना प्रपोजल पढ़ाए स्टैफर्ड क्रिप्स ने, उसी वक्त लिंगलिथगो ने अपना रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया था विंस्टन चर्चिल को। विंस्टन चर्चिल के लिए ये भी बहुत ह्यूमिलिएटिंग था क्योंकि वह किसी भी तरह से भारत में लिंगलिथगो को अपने ऑपोजिट नहीं खड़ा करना चाहते थे और वो यह भी नहीं चाहते थे कि इस समय में लिंगलिथगो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि अगर उस वक्त लिंगलिथगो भारत से रिज़ाइन कर देते, वहाँ बैठे हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की पोजीशन वीक हो जाती। ऐसे में वह ये मान रहे थे कि हम वर्क करने ही नहीं देंगे क्रिप्स को, तो तुम घबराते क्यों हो, चिंता ही मत करो। तो ऐसा कहा गया है कि सख्त लहजे में भारत भेजा गया स्टैफर्ड क्रिप्स को, ये कह करके कि आपको किसी भी पॉइंट पर भारत में डेविएट नहीं करना है। जो आपको डिक्लेरेशन दे दी गई है, आपको बस वहाँ जा कर के इसे एज इट इज़ पढ़ना है, आपको इससे डेविएट नहीं करना, कोई फर्दर आपको उनसे रियायतें नहीं डिस्कस करनी। तो एक बात आप ध्यान से सुनिए कि ये जो क्रिप्स मिशन भारत आया है उसके तहत जो डिक्लेरेशन भारत को दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिक्टेशन था, ये कोई डिस्कशन या नेगोशिएशन नहीं था। इट वाज अ क्लियर कट केस ऑफ द डिक्टेशन कि बस इसको एज इट इज़ जा करके सुना दीजिए। तो आपने स्टैफर्ड क्रिप्स को किसी भी तरह का रूम ऑफर नहीं किया, कोई स्पेस ऑफर नहीं किया कि वो एक कंक्लूजन की ओर बढ़ सके। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट चाहते थे कि आप स्टैफर्ड क्रिप्स को थोड़ा रूम ऑफर करिए कि वो एक कंक्लूजन रीच कर ले, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उन ऑब्जेक्शंस को वहाँ पर सॉर्ट आउट करा दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि डिफरेंट सेगमेंट्स ने उस समय वर्क किया, जैसे सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया उस समय में एग्जिस्ट हुआ करते थे, लियो एमरे, उनके विषय में कहा जाता है, कमांडर इन चीफ मिस्टर वेवल, वाइसरॉय लॉर्ड लिंगलिथगो और प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन सभी ने एक तरफ मिलकर के काम किया। और अगर यहाँ पर स्टैफर्ड क्रिप्स की तरफ कोई था तो क्लीमेंट एटली, ये दो एक तरफ थे, बाकी सब एक तरफ, और काम करने नहीं दिया गया, दबाया गया है। एक तरह से ये सिर्फ और सिर्फ चाइना और अमेरिका को खिलाने के लिए गोली दी गई थी, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोपेगेंडा था। विश्व स्तर पर यह स्थापित करना था कि भाई हम भारत को रियायतें देना चाहते हैं, हम एक बेनेवलेंट स्टेट हैं, लेकिन भारत ही किसी तरह से कुछ करना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता, एडमेंट है, कांग्रेस एडमेंट है। दूसरा,
भारत में रिफ्ट और बढ़ जाए, इसका यही प्रयास था। क्रिप्स मिशन जहाँ पर परिस्थितियाँ सुधारने आया था, ये इतनी बिगाड़ के चला गया कि इसके बाद कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। और आप देखें अप्रैल में ये गया है, अप्रैल में ही गांधी जी यहाँ पर अब अपने विचार व्यक्त कर देंगे और 10 मई 1942 से ही हरिजन में लेख आने शुरू हो जाएंगे कि अब एक सत्याग्रह मास लेवल पे किया जाएगा। और आप देखेंगे कि अगस्त 9 से क्विट इंडिया मूवमेंट की भारत में शुरुआत हो जाती है। तो ये तो एक तरह का जो शांत करने आया था माहौल, ये उसको भी आंदोलित करके चला गया। सबकी अपनी अपनी ऑब्जेक्शंस आई हैं यहाँ पर, और वो ऑब्जेक्शंस किस तरह की आई हैं उसको पहले समझ लेते हैं। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह करके पुकारा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, हर चीज़ आप यह कह रहे हैं कि युद्ध ख़त्म होने के बाद, सब कुछ युद्ध ख़त्म होने के बाद। और जब गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक इसे कहा तो किसी ने कह दिया डूबते हुए बैंक का। मतलब ये ऐसा होता है कि कोई बैंक डूब रहा है या आपकी कंपनी डूब रही है, कुछ भी डूब रही है, और आप लाखों रुपए की कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उस डूबती हुई कंपनी जिसकी अब कोई कीमत ही नहीं, उसके नाम का चेक इशू करके दे रहे हैं, तो वो तो चेक चलेगा ही नहीं, क्योंकि जो कंपनी करप्ट हो गई है, जो बैंक करप्ट हो गई, उसके नाम का चेक कैसे चलेगा। जो बैंक ही डूब गया उसके चेक क्या काम करेंगे। तो किसी ने कह दिया कि भाई डूबते हुए बैंक का या डूबती हुई कंपनी का ही पोस्ट डेटेड चेक है। हालांकि गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह के बुलाया था। तो जब बाद में ये इसलिए कहा गया था कि ब्रिटेन हार रहा था वर्ल्ड वॉर में, जब बाद में ब्रिटेन जीत गया तो वो डूबता हुआ कंपनी या बैंक वर्ड हटा दिया, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक के तौर पर इसे कहा गया। सभी ने इसे अलग अलग तरह से लिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये क्रिप्स मिशन बिल्कुल ऐसा था कि ऐसा लग रहा है जैसे लॉर्ड लिंगलिथगो के साथ हमें अप्रेंटिस की तरह, या उसका एक कैंप है, उस कैंप में हमें उसके सहायक की तरह बना दिया जाएगा, हमें बस उसकी किचन हैंडल करनी है, मैनेज करनी है, छोटे मोटे काम देखने हैं। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की मांग क्या थी यहाँ पर। कांग्रेस इमीडिएटली इफ़ेक्टिव पावर ट्रांसफ़र की बात कर रही थी कि इमीडिएटली एक सेंटर लेवल पर फुली रिस्पॉन्सिबल नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किए जाएं और तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कहीं पर भी इमीडिएटली इफ़ेक्टिव पावर ट्रांसफ़र का जिक्र नहीं था। इसमें इमीडिएटली सेंटर में फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का जिक्र कहीं नहीं था, नेशनल गवर्नमेंट जिसे आप प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अंतरिम इंटरिम ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इंटरिम गवर्नमेंट का जिक्र इसमें कहीं पर भी नहीं था। नो इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इंस्टेड ऑफ दैट ऐसा कहा गया कि गवर्नर जनरल ही सुप्रीम अथॉरिटी है और गवर्नर जनरल ही डिफेंस हैंडल करेगा। हाँ, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके तहत भारतीयों को ही तकरीबन मंत्रालय दे दिए जाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट और इफेक्टेड अथॉरिटी गवर्नर जनरल है। जबकि कांग्रेस की मांग ये थी कि गवर्नर जनरल पूरी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेड एडवाइस से चले और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर काम करे, यानी कि एक डिज्योर मेंबर के तौर पर, लेकिन गवर्नर जनरल डी फैक्टो मेंबर के तौर पर यहाँ पर काम करता रहा। कंप्लीट सेंस में फुल अथॉरिटी के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर काम नहीं करता रहा। तो ये एक कांग्रेस का कथन और उसके ऑपोजिट में जो इन्होंने दिया। फिर नेहरू का ये कहना था कि एक स्लेव कंट्री किसी भी अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, एशियन कंट्री को इंस्पायर नहीं कर सकती कि वो फांसीवाद या नाजीवाद के खिलाफ खड़े हों, मोटिवेशन का सोर्स नहीं हो सकती। और एक स्लेव कंट्री किसी को मुक्त कराने की दिशा में आपका वॉर में अलायंस कैसे कर सकती है, सहायता कैसे दे कर सकती है। हमें मुक्त करिए, आप हमें स्लेवमेंट से बाहर करिए, तो हम लोगों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेशन आएगी और हम फिर आपके साथ खड़े रहेंगे सबको फांसीवाद नाजीवाद से मुक्त कराने के लिए। पर आप तो अपने प्रिंसिपल को ही वायलेट कर रहे हैं। फिर आप डेमोक्रेसी का युद्ध लड़ रहे हैं तो आप तो डेमोक्रेसी दे नहीं रहे। फिर आप इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं फांसीवाद नाजीवाद के खिलाफ, लेकिन आपकी यहाँ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ तो नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट इनका ये कहना था क्रिप्स मिशन के पहले कि यदि भारत को किसी भी लेवल पर अब आप अपने साथ लाते हैं और एक इंडिपेंडेंस और एक इफेक्टिव गवर्नमेंट देते हैं तो भारत पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा प्रमाण होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेस ही इस वक्त भारत है कॉलोनी का। कॉलोनियलिज्म कहीं पर अगर सबसे रैम्पेंट है तो वो भारत में। ऐसे में पूरे विश्व भर में यदि आप एक मोराल बूस्ट करना चाहते हैं और एक नैतिक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं कि सही मायने में अलाइड पावर्स लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खड़ी हैं, तो फिर इसके लिए बेस्ट उदाहरण भारत हो सकता है। आप भारत में लोकतंत्र की स्थापना करिए और भारत को स्वतंत्रता दीजिए और पूरे विश्व भर के सामने भारत को इस्तेमाल करिए एक उदाहरण के तौर पर।
लेकिन अंग्रेज ये करना ही नहीं चाहते थे, तो उनका तो उद्देश्य नहीं था। तो ये लेकर के कुछ चल रहा है, मिला कुछ। आई बात समझ में? तो कांग्रेस की खिलाफत इस बात पर थी। दूसरी, कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार ही नहीं कर सकती थी भारत का बंटवारा। तो कांग्रेस ने कहा कि आपने एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है इंडिया को डिवाइड करने का। आपने लोकल ऑप्शन के तौर पर अलग रहने का आधार दे दिया किसी भी प्रोविंस को। ये हम स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह भारत को तोड़ेगा, और हमारा एजेंडा था यूनाइटेड इंडिया का। लेकिन आपने डिवाइडेड इंडिया बनाने की बात कर दी, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। तीसरा उनका ऑब्जेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से तो मेंबर इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, लेकिन प्रिंसली स्टेट से मेंबर नॉमिनेट होकर के आ रहे हैं। प्रिंसली स्टेट का प्रिंस ये कैसे तय कर सकता है कि लाखों लोगों की इच्छा क्या है? लाखों लोगों के बिहाफ पे वो एक अकेला पर्सन अपने मेंबर नॉमिनेट करके भेजेगा, ये कैसे अश्योर होगा कि वो मेंबर उन लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और ऐसे में इन नॉमिनेटेड मेंबर के साथ मिल करके यदि कल को कोई संविधान होगा, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो प्रिंसली स्टेट्स में बस रहे करोड़ों लोगों को स्वीकार होगा? और अगर प्रिंसली स्टेट्स पे वो संविधान लागू हो भी गया, तो ये तो उनके साथ अन्याय है, क्योंकि उन लोगों की एस्पिरेशन तो उसमें एक्सप्रेस हो ही नहीं रही, क्योंकि वो तो प्रिंसेस के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर से बना है, इलेक्टेड मेंबर के तहत तो हुआ ही नहीं। तो सबसे पहला नियम यह है कि उन प्रिंसली स्टेट्स में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हों, और वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स के तहत जो वहाँ पे लेजिस्लेचर्स आएंगी, उन लेजिस्लेचर्स में वहाँ के लोगों की एस्पिरेशन होगी, वो उनको रिप्रेजेंट करते होंगे, और वो लेजिस्लेचर्स ही ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की तरह फिर मेंबर इलेक्ट करके भेजें। जबकि ये अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो खुद ही अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से बन करके आ रही है। तो एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से जन्मी हुई संस्था एक लोकतंत्र को जन्म कैसे दे सकती है? तो ये तो डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। तो दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो हम इसको तो नहीं मानते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें तो मुस्लिम लीग के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, फिर मुस्लिम लीग को इस चीज़ से दुख दर्द क्यों हुआ, उसने इसका रिजेक्शन क्यों किया? इसको भी ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, मुस्लिम लीग का यहाँ पर ये कहना था कि हम आपकी इस बात से बड़े खुश हो गए, आज दिल खुश हो गया कि आपने ये कह दिया कि जो भी प्रोविंस अलग रहना चाहती है इस नई स्कीम से, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहती है, वो अलग रह सकती है, और उसको भी आप इस नई इंडियन यूनियन के बराबर का ही दर्जा दे देंगे कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, और वो भी क्राउन के प्रति बराबर ही एलिगेंस रखेगा। लेकिन मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन ये था कि आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। हमारा मानना ये है कि इंडिया में दो नेशन है, एक हिंदू नेशन है, एक मुस्लिम नेशन है। ऐसे में मुद्दे की बात अब ये आ जाती है कि आपने तो यहाँ पर कांड कर दिया है, आपने हमारे आइडिया को ही एक्सप्रेस नहीं किया। आपने इम्प्लिसिटली जहाँ पर एक कंसेप्ट ये माना है कि प्रोविंसेस अलग रह सकती हैं, मतलब आपने डिवाइडेड इंडिया की बात तो मान ली, लेकिन आपने एक सिंगल इंडियन यूनियन बनाने की बात क्यों की? क्योंकि यहाँ पर अगर बात कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में, इस क्रिप्स मिशन में कहीं पर भी टू नेशन थ्योरी का जिक्र नहीं है। जब बात डोमिनियन स्टेटस की हुई है तो बात यही होगी, एक इंडियन यूनियन बनेगी, उससे जिसको अलग होना है हो जाए। बात समझ रहे हो? एक इंडियन यूनियन बनेगी, ये नहीं कहा कि दो यूनियंस बनेगी, उनसे फिर जिसको अलग होना नहीं, एक इंडियन यूनियन बनेगी, उससे जिसको अलग होना है वो हो जाए, वो एक अलग बात है। राइट टू सेसीड दे रखा है। लेकिन जिन्ना यहाँ पर कहते हैं कि जितना सत्य हिंदू नेशन है जिसको आपने यूनियन दे दी, उतना ही सत्य मुस्लिम नेशन भी था। आपने दो यूनियन की बात क्यों नहीं की, एक सिंगल यूनियन की बात क्यों की? हम इसकी खिलाफत करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ा यहाँ पर जो गेम हो गया मुस्लिम लीग के साथ, वो क्या? मुस्लिम लीग के साथ गेम ये हो गया कि मुस्लिम लीग एक पाकिस्तान मांग रही थी। पाकिस्तान का मतलब क्या है कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाली प्रोविंसेस को जोड़ करके एक नई कंट्री। लेकिन यहाँ पर अब कांड क्या हो गया कि क्रिप्स मिशन में ये साफ कहा गया है कि एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस अपने आप को अलग रख सकती हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस में कहीं भी पाकिस्तान तो था ही नहीं। अब तक के भारत में एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस में कहीं भी पाकिस्तान तो था नहीं। तो फिर अगर इस क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग चलते तो फिर पाकिस्तान थोड़ी ना एग्जिस्टेंस में आया, वो तो कोई एग्जिस्टिंग प्रोविंस ही होगी जो अलग रह लेगी। समझ आई बात? और यहाँ पर जिन्ना का क्या मानना है, मुस्लिम लीग का क्या मानना है कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन को डीमार्केट करके उसे कंसोलिडेटेड वे में एक पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन जब एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस अलग होंगी, एक प्रोविंस वहाँ से अलग हो जाएगी, एक प्रोविंस वहाँ से अलग हो जाएगी, एक यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ से, तो वो चारों तो अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकती हैं।
इसमें तो मुस्लिम लीग की माथा पच्ची और बढ़ जाएगी, उन चारों को फिर बाद में मनाने